आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया है ना। मैग्नेटिज्म को कंप्लीट आज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का कैपेसिटर का टेस्ट है, उसको रिवाइज कर लेना। शर्मा, क्या तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है तुमने? तुम कैसे कर सकते हो स्क्रीन शेयर? क्या? बस कुछ कर दिया? तो आप अपने ग्रुप पे शेयर कर देना ना। माइंड मैप है तो ग्रुप पे शेयर कर। मैं रिमूव कर दूंगी शर्मा तुम्हें। आई एम नॉट इन आर ओ यू मतलब? अच्छा ठीक है। परेशान नहीं करने देंगे इसको, मैं ब्लॉक कर दूंगी कॉल से, आएगा ही नहीं कभी। यू आर नॉट इन ग्रुप, अभी क्लास में भी नहीं रहोगे, ठीक है। क्या नाम है भाई? इसका पूरा नाम क्या है? कौन सी आईडी है ये? शर्मा फर्स्ट वाली। चलो, तो देखो कंप्लीट मैग्नेटिज्म रिवाइज करेंगे एक बार में, फिर अब मंडे को इसकी डाउट्स ले लूंगी मैं। पूरी जो डीपीपी है, जो मैंने डीपीपी नंबर तुम्हें बताए हैं, वही डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। और ऐसे ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, मतलब इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया है इस चैप्टर का। शायद तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा पेपर डिस्कशन होगा, पेपर के बाद एक और कुछ एक लेक्चर में इसका डाउट डिस्कशन होगा। फिर जो थर्ड लेक्चर होगा उससे मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगी, ईएमआई, ठीक है। यस मैम। तो देखो बेटा, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है? ये मैं रिवीजन क्लास इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, तो मेरी रिवाइज रिवीजन के लिए है। बायोट सेवर्ट लॉ में हम क्या निकालते थे? इसका सॉरी एक और चैप्टर, एक और लेक्चर होगा जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरा फेरो, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ देखो क्या कहता है, ये कहता है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सिर्फ हम बायोट सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं किसी भी, किसके लिए बेटा? एलिमेंट के लिए, है ना, लाइन एलिमेंट के लिए।
ठीक है, तो जैसे डीएल छोटा सा तुमने एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला आता है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई इज द करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है तुम्हारे में कंडक्टर में, डीएल इसका छोटा एलिमेंट है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, जो आई और इस डीएल वेक्टर के, मतलब तुम्हारा डीएल वेक्टर और जो ये आर है जहां पर तुम्हारा पीक पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके बीच में बनने वाला एंगल है ये। ठीक है, डीएल और आर वेक्टर के बीच में। तो देखो इस साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, साइन थीटा को लिख सकते हो आप डीएल क्रॉस आर, राइट, डीएल क्रॉस आर लिख सकते हो, अपॉन में आर क्यूब आएगा ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आप आर वेक्टर ऐड करोगे तो आर वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पहले आर स्क्वायर था, तो एक और आर हो जाएगा तो वो आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स याद रखनी है आपको, एक वेक्टर फॉर्म भी और नॉर्मल, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर। वेरी गुड, आगे मूव करें। यस मैम। तो देखो इसकी एप्लीकेशन फिर हम लोगों ने क्या क्या सीखी थी, कि इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ की। अब इसमें देखो एसआई यूनिट इसकी क्या है, म्यू नॉट की, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, म्यू नॉट परमेबिलिटी है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सेकंड फर्स्ट केस आता है हमारा बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में, स्ट्रेट लाइन वायर है ना, कि स्ट्रेट वायर कंडक्टर है तो इसका किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बेटा इसमें हम लोगों ने सेम एग्जैक्ट फॉलो किया था, कि अगर आपको किसी पॉइंट पी पे निकालना है और वो पी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तुम्हारे यहाँ से, है ना, इस ओ पॉइंट से ये तुम्हारा यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें डिस्टेंस लेना है। पी पॉइंट जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से एंगल थीटा 1 और थीटा 2 तुम्हारा कैसा होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना निकलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा यहाँ पर आर भी आएगा, ठीक है, 4 पाई आर। आर ये कौन सा डिस्टेंस होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। थीटा 1 याद रखना, थीटा 1 जो है क्लॉकवाइज होता है, थीटा 2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है। और याद रखना जो आर है वो हमेशा कौन सी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा कोई भी आर आप इस फॉर्मूले में नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ कंपोनेंट निकाले थे, कि अगर मान लो लॉन्ग वायर है तो क्या होगा। तो बेटा अगर ये लॉन्ग वायर होती है तो ये तुम्हारे जो थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी में बन जाता है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब मान लो ये तो हो गया इनफाइनाइट वायर या सिर्फ लॉन्ग वायर। अब मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर है तो क्या होगा, तो सेमी इनफाइनाइट वायर वो होती है बेटा जब तुम्हारा पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किसी वायर के एक पॉइंट के कोलिनियर हो जाए। ठीक है, जैसे ये वायर है ए बी पॉइंट, ए बी इज अ वायर, तो ये वायर के 2 पॉइंट है। ठीक है, तो पी पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो उस पॉइंट के क्या हो जाए, किसी भी वायर के एक पॉइंट के कोलिनियर हो जाए, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर कही जाती है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप एंगल बनाओगे तो देखो बेटा एक एंगल हमने क्या बोला था, पी से वायर के दोनों एंड से एंगल बनाते हैं, एक तो ए एंड से बनना चाहिए, एक बी एंड से बनना चाहिए। तो बेटा ए एंड वाला कितना बनाएगा, अगर एक वायर ऊपर की तरफ इंफिनिटी है तो इंफिनिटी वाला 90 बना देगा। अब बी बेटा कोलिनियर है, उसी के ऊपर है, तो कोलिनियर है तो कोई एंगल कितना बनाता है, 0 डिग्री। तो एक हो गया 0 डिग्री। तो तुम्हारे पास दूसरा कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, करेक्ट। फिर आता है राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल आता है ना, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है, राइट हैंड थंब रूल काम आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। समझ गए, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो
और तुम्हारी जो फिंगर्स हैं ये चारों फिंगर्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, राइट। हाँ, तो ये तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन कौन सी वाली होती है बेटा, सर्कुलर। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन होती है हमारी सर्कुलर वाली। कि कैसे सर्कुलर, कैसे कि हमारे पास मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, ये क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, जो कराए थे। देखो देखो मैंने पूरी फाइल एक में बना दी है, तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, सारे लेक्चर वाइज नोट्स हैं, ये मैंने तुम्हें ग्रुप पे शेयर भी कर दिया है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, तो सेकंड केस, सेकंड एप्लीकेशन आती है बायोट सर्वेट लॉ की, ये वाली, है ना। इसके सेंटर पर मान लो तुम्हारे पास ये कॉइल है, और इस कॉइल में करंट भी फ्लो कर रहा है आई, तो आई करंट के फ्लो करने पर इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, आपको वो बताना है। तो कितना होता है अभी, फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन, कैसे याद रखना है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ऐसे याद रखना है। अब जैसे ये पूरा थीटा क्या होता है, पूरा कॉइल का, जैसे ये पूरी कॉइल कितना एंगल बना रही है भाई, 2 पाई, 2 पाई आर एंगल बना रहा है ना, ये पूरा सर्कल है, सर्कल कितना एंगल बनाता है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे थीटा आप 2 पाई आर रखोगे, है ना, यहाँ पे थीटा टू यस पाई आर। मैम। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे निकालनी है तो ये, तो 2 पाई आर ये कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2। अच्छा थीटा तो सिर्फ 2 पाई होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड हुई। मान लो अगर यही सर्कल आधा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, देखो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एंगल, कितना एंगल आएगा यहाँ पे अब बताओ, पाई, क्योंकि ये सिर्फ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल 180 डिग्री बनाता है, वो किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो ये कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, है ना। तो ये सर्कल वाला फॉर्मूला हुआ, समझ गए? मैम आपकी कोई मैम आपकी कट हो आवाज रही है। ब्रेक कर रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कितनी देर हो गई थी भाई मीटिंग लीव करे? यस हेलो, मैम। कितनी देर हो गई थी मीटिंग ये क्लास लीव करे मेरे को? मैम अभी Yes, थोड़ी देर ma'am. पहले बस। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्न्स वाला बता दिया था ना? यस कि मैम। नंबर ऑफ Yes, टर्न्स, ma'am. हाँ, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें n नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे अब यहाँ पर ये तुम्हारे पास सवाल क्या दे रखा है कि आपके पास दो लूप दे रखी है, ठीक है, एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है। यहाँ पे देखो लूप ए, सपोज करो लूप बी। तो जो आपके पास फर्स्ट लूप है ए जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, देखो वो तो एंटी क्लॉकवाइज है। बी वाले में कैसे करंट फ्लो कर रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज I2, सॉरी I2 में क्लॉकवाइज है, I1 में एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बेटा एक बार सेंटर पे देखो, ए वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? ए वाले की वजह से आउटवर्ड या इनवर्ड? ए की वजह से, ए सर्कल है जो इस पे, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, कहाँ आ रही है? आउटवर्ड आएगी ना? यस मैम। ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को घुमाओ, थंब बाहर की तरफ डायरेक्शन देगा। अब सेकंड वाले में देखो क्लॉकवाइज घुमाओ उंगलियां तो थंब अंदर जा रहा होगा, इनसाइड, तो यानी ये इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो निकालोगे, अब बाद में दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। तो देखो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे बी ए। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा? म्यू नॉट आई अपॉन, सर्कल के केस में बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा म्यू नॉट, करंट I1 है, ये रेडियस कितनी है भाई? ये तो हमें r ही गिवन है तो r हो गई। अब इसमें टर्न भी दिए हुए हैं क्या? हाँ देखो 10 टर्न्स दिए हुए हैं, ये 10 टर्न है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा बेटा? म्यू नॉट I2 अपॉन रेडियस 2। इसकी रेडियस देखो कितनी r है? 2r। 2r मल्टीप्लाई बाय इसका नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न है, देखो 2 कॉइल्स ऑफ 10 टर्न्स ईच, तो हर किसी में 10 टर्न है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ए और बी की वजह से। नेट के लिए क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तो ए में से बी को घटा दो, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी आई है? अपोजिट। अगर सेम डायरेक्शन आती तो क्या करते आप? ऐड करते। Add. तो इस, हाँ, तो ये हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रिवीजन क्लास है तो थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें अब तक पढ़ा क्या है वो पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर देखो ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारे पास दो कॉइल है बेटा, दोनों कॉइल कैसे रखी हुई है? एक दूसरे से वर्टिकल रखी हुई है, मतलब एक कॉइल तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, और एक कॉइल ऐसे वर्टिकल प्लेन में है। तो दोनों की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये कह रहा है। तो बेटा दोनों की फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ना। जैसे कल हमने बार मैग्नेट का देखा था कि दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, तो दोनों की फील्ड भी एक दूसरे की वजह से परपेंडिकुलर आई थी ना। ऐसे ही यहाँ पर सेम केस, कि यहाँ पर भी हमने क्या देखा? अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके द्वारा बनने वाली फील्ड भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो आपके पास डायरेक्शन आपने पता चल गई कि दोनों परपेंडिकुलर है B1 और B2। तो आप B1 निकालोगे भाई, आपको पता है सर्कल की वजह से म्यू नॉट I बाई 2r होता है, कॉमन रेडियस है तो B2 भी इतना ही बनेगा, म्यू नॉट I बाई 2r। बट इनका एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में आपकी बार? 90 डिग्री। तो आपको करना पड़ेगा आप प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं वेक्टर मेथड। वेक्टरली ऐड करोगे तो देखो बेटा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0।
तो सिर्फ आपका वेक्टरली बी नेट कितना आ जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है, ये बी नेट है। बताओ। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। फिर था ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन बोलूंगी इस में। क्या है भाई, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में करंट आ रहा है यहाँ से, सपोज करो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट में करंट आया तो देखो कुछ करंट ऊपर चला गया I1, कुछ करंट इस ब्रांच में आ गया, तो सारा I1 यहाँ पर B तक घूम के आएगा और ये वाला I2 भी B2 से घूम के सारा करंट यहाँ पर एंटर कर जाएगा नेगेटिव। तो पूछा है कि B1 और B2 जो है मैग्नेटिक, तुम्हारे जो भी तुम्हारी ये आर्क है, इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1 B2। तो बेटा इनका रेशो पूछा है कि B1 और B2 का रेशो क्या होगा। अब देखो पहले आप फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मेरे पास μ0I/2r, है ना। यानी कि बेटा सबसे पहले तो करंट अलग अलग है, तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो करंट निकालना पड़ेगा ना, है ना। रेडियस तो सेम ही होगी दोनों में, देखो μ0I/2r, रेडियस तो सेम है कि नहीं है B1 B2 में, सर्कुलर कॉइल है, दोनों की रेडियस तो सेम, μ0 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ B1 B2 डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, I1/I2। तो इसका मतलब तुम्हें सीधा करंट तुम्हें I निकालना है। तो अब I देखो, तुम लिखोगे V = IR। अब जरा देखो, अगर बेटा ये मेरा सर्कल है तो एक बात देखो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज सर्कल और ये मेरे दो पॉइंट है A और B, बेटा अब देखो मैं एक कलर दूसरा लेती हूँ, ये ऊपर वाला, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इस ग्रीन वाले पोर्शन का एक बार ये बताओगे कि ये किस पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ग्रीन पोटेंशियल, ग्रीन वेक्टर, ग्रीन कलर वाला कौन से पोटेंशियल से कनेक्टेड है, AB पोटेंशियल, पॉइंट AB से कनेक्टेड है ना। हाँ, देखो जो AB के बीच वाली लाइन है वो भी किससे कनेक्टेड है, AB से, वो भी AB से कनेक्टेड है। मतलब मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि देखो ये लेंथ है तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1, जो नीचे वाला ये AB वाला पार्ट है जिसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है भाई, इस वाले में I2 का, हाँ इसमें I2 फ्लो कर रहा है। तो देखो तुम कहोगे मैम ऊपर वाले मान लेते रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होगा, अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट है, करंट अलग अलग है, रेजिस्टेंस भी होगा। तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 किस में होंगे, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल सेम है AB। तो यानी R1 और R2 पैरेलल में है। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सर्कल ये R1 और R2 पैरेलल में हो गए। अब हमें चाहिएगा रेजिस्टेंस। तुम कहोगे कि रेजिस्टेंस क्या आएगा, देखो V/I, यही बोलोगे, बट पोटेंशियल क्या है भाई, दोनों R1 दोनों का सेम है, सेम पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/R के, है ना। करंट जो है बेटा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो B1/V2 क्या लिख सकते हो कि B1/V2 = I1/I2, जो कि करंट है ही नहीं, बट हमारा जो करंट है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R2/R1। सही है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि बेटा इस केस में जहां पर सेक्टर में डिवाइड होता है, करंट सेक्टर में डिवाइड होता है, वहां पर रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आता है, थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल आएगा, थीटा के। अब देखो R1, अब देखो R2। तो बेटा जो R2 है ये सिर्फ कितना डिग्री है, 60 डिग्री। R1 कितना डिग्री है, देखो R1 बनेगा ये पीछे वाला, जो कि कितने डिग्री का बनेगा, 300 डिग्री का। तो ये कितना आया, B1/V2 कितने के बराबर आई, 1/5 के, है ना। बोलो। यस मैम। तो देखो अभी हमने R2/R1 किया, I1/I2 किया, तो ये 1/5 आया, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास टोटल करंट कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। टोटल करंट देखो तुम्हारे पास रिलेशन आ गया, ये R1 R2 में क्या रिलेशन आया तुम्हारे पास, R2/R1 जो है वो मेरा कितना आया, 1/5 आया, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास करंट में क्या रिलेशन आ गया,
देखो आई ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 बाय I2 के। तो करंट में क्या रिलेशन आया देखो, I2 इक्वल्स टू 5I1, यही आया मेरे बेटा, I2 Yes, इक्वल्स टू ma'am. 5I1। Yes, ma'am. तो तुम देखो इसको यहाँ पर फिर क्या करो, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है ना। तो I2 को मैं क्या लिख, I1 को एज इट इज लिख दिया, I2 को क्या लिख दिया, रेजिस्टेंस भी सेम, करंट रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना इसके, R1 R2 I2 R1 I1। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये पूरे सर्कल की वजह से होती है ना। देखो बेटा ये वाला जो है बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बोलूं, ये जो बी है वो किसकी वजह से होती है, कंप्लीट सर्कल की वजह से, म्यू नॉट आई बाई 2r, राइट। यहाँ पर देखो जो B1 है बेटा, उसमें कितना एंगल है, 300 डिग्री है ना, तो ये बनेगी। V2 कितना बनेगी बेटा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2r, इसमें एंगल कितना जुड़ेगा B2 में, 60 डिग्री है ना, 60। 60 डिग्री। और सॉरी 2r भी नहीं आएगा यहाँ पर, पूरा 4 पाई r, यहाँ पर हम पूरा कितना लिखेंगे, 300 डिग्री का पाई में बनाओ कितना बनेगा, 300 डिग्री का, ये पूरा अपना 4 पाई r होता है। तो 300 डिग्री पाई में कितना बनेगा, 60 तो बन गया पाई बाई 3, ठीक है। देखो ये सेकंड वाला 60 डिग्री है, तो 60 तो पाई बाई 3 हो गया, तो यहाँ पर तुमने पाई आर 3 लिख दिया, पूरा 4 पाई आर, ठीक है। अब ये कितना बनेगा भाई, पाई में से पाई माइनस 3 कर दो, पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा पूरा पाई नहीं बनेगा ना, पूरा 360 होता है, 2 पाई में से करना पड़ेगा, तो 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 3 आ गया। समझ आया ये क्या किया है, एंगल थीटा चाहिए होता है ना। अभी फॉर्मूला क्या निकलवाया था, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बताया था इसका, यहाँ देखो क्या फॉर्मूला है, तुम लोग तो कुछ नहीं बोलते थे। ये देखो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, है ना, एंगल, किसी भी एंगल का। वहां पे जो तुम्हारे पास एंगल था भाई वो तो ऐसे था ना, एक का 60 डिग्री है और एक का 300 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा रखोगे ना, 300 और 60, ये बता रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, समझे। Yes, ma'am. पता नहीं समझते ही तो नहीं हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए समझा रही हूँ। तो हमारे पास B1 अपॉन B2 आया, म्यू नॉट I1, इसका एंगल था 300 डिग्री, तो 300 कितना आया था, 5 पाई, ठीक है, अपॉन में 4 पाई आर। B2 था म्यू नॉट I2, 5 पाई बाई 3 था, ठीक है, और ये था पाई बाई 3, और ये था तुम्हारा 4 पाई आर। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो B1 बाई B2 किसके बराबर आया, 5I1 अपॉन I2, यही आया ना। और अभी हमने I1 I2 का रेशियो देखो क्या निकाला है, I2 5 I1 के बराबर है, ठीक है, I2 की जगह लिख सकते हो 5 I1, तो कितना रेशियो आ गया इन दोनों का, देखो 1 रेशियो। तो बस यही था, तुम्हें मेन काम था तुम्हारा यहाँ पर I1 और I2 निकालना, ठीक है। और I1 और I2 निकाला कैसे है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, कर लोगे, समझ आया, नहीं आया तो दोबारा बताओ। Yes, ma'am, आ गया। सारा काम सारा ये जो कुछ है, मेन चीज ये है। करंट चाहिए था, तो करंट कैसे निकाले भाई, रेजिस्टेंस से निकालो, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, थीटा से, कैसे निकालोगे, थीटा से, ठीक है। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आता है अपना, यहाँ देखो मैंने
इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी ऐड करे हुए हैं जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लास में कराए हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस के साथ कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस थ्योरी दोनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ एक साथ है भाई, इससे अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे कभी लास्ट में रिवीजन करो तो तुम न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, विद सॉल्यूशंस है, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल ऐड करे हुए हैं। फिर देखो इसके बाद आता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बताता है भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बताता है, कोई बताएगा एम्पियर्स लॉ क्या बताएगा? लोड हो रहा है इतने, तुम एम्पियर्स लॉ बताओ क्या होता है एम्पियर्स लॉ, जल्दी बताओ। बोलो। B dot dl is equal to बी डॉट डी ए नहीं mu होता, I बी डॉट डी ए बेटा इसमें नहीं आता, enclosed. इसमें इसमें लेंथ इंटीग्रल होता है ना, बी डॉट डी ए लगता है इसमें। Yes, ma'am. ये लोड ही क्यों नहीं हो रहा है, क्या ही चाह। हाँ ठीक है, तो देखो एम्पियर्स लॉ में सरफेस इंटीग्रल नहीं होता, एम्पियर्स लॉ में कौन सा इंटीग्रेशन लगता है हमारा, लेंथ का इंटीग्रेशन। एम्पियर्स लॉ हाँ ये कहता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। मतलब कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी करंट वायर की वजह से, कोई भी वायर जो करंट कैरिंग है, तो आप क्या करो उस पॉइंट पे एक लूप बना दो। लूप का मतलब होता है ये लेंथ इंटीग्रल, ये लेंथ बननी चाहिए, लेंथ इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस का इंटीग्रल नहीं है। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये आई इनक्लोज कहाँ पर है भाई, कहाँ इनक्लोज किया गया है इसको, लूप में। कौन सी लूप में, एम्पियर की लूप में, जो आप एम्पियर की लूप बनाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर की लूप की डायरेक्शन मिलती है। अगर आप उस लूप की डायरेक्शन के साथ करंट को लेते हो तो वो वाला करंट कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। अगर एम्पियर लूप के अगेंस्ट में अगर करंट की डायरेक्शन आ रही है तो वो वाला आई क्या लिया जाएगा, वो आई शुड बी टेकन नेगेटिव, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल है, दिस लूप, अरे देखो बेटा ये वाली लूप देखो, इस वाली लूप में बताओ मुझे कौन सा I1 I पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो इस लूप की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी उंगलियों को राइट हैंड थंब रूल से यूज करना है। ठीक है, अभी सिखाया है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में अपनी चारों उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब कहाँ आ रहा है, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, आउटवर्ड। थंब आउटवर्ड आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ उंगलियों को। यस मैम। ये आपको डायरेक्शन गिवन है, इस एम्पियर लूप की डायरेक्शन गिवन है, तो गिवन होगी पेपर में। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पाम वो अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट आ रहे हैं तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, तो जिसका इसका मतलब I1 और I3 क्या होने वाले हैं, I1 एंड I3 शुड बी पॉजिटिव। वेरी गुड। I2 अंदर की तरफ है तो यानी I2 क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इस तरीके से हम लोग एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन, एम्पियर्स लूप के अकॉर्डिंग अपने करंट की डायरेक्शन को लिखते हैं कि आई इनक्लोज क्या लेना है। ठीक है, फर्स्ट अपना आता है एम्पियर्स लूप का एप्लीकेशन ड्यू टू लॉन्ग वायर, है ना, कि हम लोग लॉन्ग वायर की वजह से निकालेंगे। तो लॉन्ग वायर की वजह से क्या है, देखो यहाँ पर ये वायर है, इस वायर में मैंने तुम्हें बोला कि बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी आएगी, तो आपने बोला मैम बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पर एक एम्पियर की लूप बना देंगे। एम्पियर की लूप बना दी तो आप लिखोगे कि बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट है, तो बी को आप बाहर ले लोगे क्योंकि हर पॉइंट पे सर्कल पे जो दूरी है हर पॉइंट पे सेम दूरी है, सेम डिस्टेंस है, तो सेम दूरी यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन से किसका होगा, लेंथ का, करेक्ट, म्यू नॉट। अब देखो आई इनक्लोज, बताओ भाई इस एम्पियर लूप ने कितना करंट क्लोज कर रखा है, पूरा कंप्लीट आई,
कंप्लीट आई, वेरी गुड, पूरा आई करंट इनक्लोज कर रखा है। लेंथ इंटीग्रल बताओ, इस सर्कल का लेंथ क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर क्या है, वो रेडियस होगी जितनी दूर पर आपको करंट निकालना है। देखो मान लो तुम्हें इस पॉइंट पे करंट निकालना है, तो ये जो दूरी है इसी को ही रेडियस बनाना पड़ेगा। मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ होता और ये जो दूरी होती फिर 2r होती, तो इतनी लेंथ का एक क्या बनाते हैं, एम्पियर लूप बनाते हैं, है ना, तो इतनी लेंथ का एम्पियर लूप बनाते हैं। 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो बी कितना आ गया तुम्हारा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यही हमने बायोट-सावर्ट लॉ से भी सीखा था, समझ गए, ये तुम्हारा एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लॉ। ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने आपको। फिर देखो उसके बाद क्या होती है एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन आती है बेटा, एक हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर की है ना, सिलेंडर, राइट, सिलेंडर्स पढ़ा था ना कि हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे। अगर बेटा होलो सिलेंडर होगा तो क्या होता है बताओ, होलो सिलेंडर में क्या होगा, देखो ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में 3 कंडीशन पढ़ाई थी, जल्दी बताओ, कि अगर आपने किसी पॉइंट पी को उसकी रेडियस से बड़ा दूरी पे रखा हुआ है ना, मान लो सेंटर से ये आर पॉइंट पे है, तो भाई आर तुम्हारे इसकी रेडियस से बड़ा है ना, इस सर्किट तुम्हारे सिलेंडर की रेडियस से, सिलेंडर की रेडियस से बड़ा है, तो आप यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाओगे। इस एम्पियर लूप ने बताओ टोटल करंट कितना, अब मान लो तुम्हारा ये जो सिलेंडर है भाई, ये कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है ना, होलो सिलेंडर है, तो बेटा करंट करंट कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे होगा, है ना, क्योंकि अंदर से तो होलो है। तो बताओ भाई इसने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है, सारा करंट इनक्लोज कर रखा है, तो वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट, कितना करंट इनक्लोज है, आई, तो पी लेंथ इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस लेते हैं, सर्कल ड्रॉ करिए, लूप जो है सर्कल है, म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया भाई, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। सेकंड केस इसमें क्या बनता है बेटा, सेकंड केस इसमें बनता है कि अब आपने ये पी पॉइंट कहाँ ले लिया, अंदर ले लिया, पॉइंट अंदर लिया है, तो फिर बेटा अंदर एम्पियर लूप बनाओगे इस तरीके से, रेड वाली जो देखो मैंने बनाई है। अब बताओ इस एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है, 0। अगर हाँ, अगर आपका कैपिटल आर जो है बड़ा हो गया है, यानी रेडियस बड़ी हो गई, यानी पॉइंट इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बेटा कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज 0। 0 क्यों है, क्योंकि करंट इनक्लोज ही नहीं हुआ, आई इनक्लोज ही कितना है, 0, ठीक है, 0। क्लियर है बेटा ये, यस मैम। वेरी गुड। फिर इसके बाद एक केस कराया था सॉलिड सिलेंडर वाला, वो कौन समझाएगा, सॉलिड सिलेंडर बताओ, सॉलिड सिलेंडर में करंट कहां पर होगा, बताओ, पूरे सिलेंडर में। हाँ, फिर पढ़ा था हमने सॉलिड सिलेंडर, तो देखो सॉलिड सिलेंडर में जो बाहर वाला केस है वो तो रिमेन सेम रहने वाला है ना, आउटवर्ड वाला केस, क्योंकि भाई इसमें पूरे में करंट है ना, यस मैम। इसमें यहाँ पर करंट जो है बेटा ऐसे पूरे में होगा, पूरे ऐसे हर तरफ से करंट आ रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, पूरा कंप्लीट एरिया में। तो देखो जब बाहर अगर कोई पॉइंट पी होने वाला है तो वहां पर एम्पियर लूप बनाओगे, तो करंट तो तब भी सारा इनक्लोज करेगा तुम्हारा, है ना, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड पॉइंट है उसके लिए कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मान लो ये आर दूरी पर है, बी आउट तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही आएगा अभी भी, राइट। इसमें चेंज कहाँ होता है बेटा, अगर पॉइंट कहाँ ले लिया तुमने, इनसाइड। हाँ इनसाइड, इनसाइड केस में क्या करते हैं जल्दी बताओ, बताओ, मान लो ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, ये आर दूरी पे है, अब क्या करोगे, सबसे पहले तो मैम एम्पियर लूप बनाएंगे, एम्पियर लूप बनाती भाई। अब देखो करंट तो मैंने तुम्हें बोला है कि पूरे इसमें से पूरे में से निकलते हुए जा रहा है, राइट, और ये टोटल करंट आई है,
तो बेटा टोटल आई करंट कितने एरिया में है, इस पूरा Pi r एरिया 2 पाई आर कैपिटल आर है ना, जो इसकी रेडियस है, सॉरी एरिया नॉट सर्कल नॉट सरकमफ्रेंस, पाई आर स्क्वायर, square. पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो पर यूनिट एरिया का करंट निकाल लो, 1 यूनिट में कितना करंट आएगा, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा बेटा, आई अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है इस लूप ने कितना इनक्लोज कर रखा है, तो करंट इन लूप कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड। पर यूनिट एरिया में से जितनी एरिया का चाहिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किसकी का एरिया है, लूप का एरिया, तो इस लूप का एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है पाई, इस लूप की स्मॉल रेडियस आर का स्क्वायर, पाई से पाई गया, तो करंट कितना देखो आया, आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा करंट आ गया। तो अब फॉर्मूले में लगाने में आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट डीएल कितना बन जाएगा, 2 पाई, जल्दी बताओ हाँ। कैपिटल आर स्मॉल आर, Small r. वेरी गुड। ये एरिया डीएल किसका लेते हैं, डीएल इज फॉर लूप का एरिया, राइट, लूप की लेंथ होती है, लूप लेंथ 2 पाई आर, न्यू नॉट आई इनक्लोज आप निकाल ही चुके, आई कैपिटल आर स्क्वायर, तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। याद रहेगी ये टर्म, याद रखनी है भाई, ठीक है, वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, ma'am. सबसे इंपॉर्टेंट एम्पियर लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, एम्पियर लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है। ठीक है, इसके जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस लेवल तक के, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये कराया है, ठीक है, तीसरा ये है, और थर्ड एक और होगा, हाँ फोर्थ ये रहा। इसके 4 क्वेश्चन कराए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, और ये 4 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। ये वाला क्वेश्चन कर दो तुम, बाकी के एक बार खुद से देख लेना, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक बार ये वाला कर दो, जल्दी करो, पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है। देखो भाई, एक करंट आ रहा है एक से, और एक से करंट एग्जिट कर रहा है ना, एक से एंटर और एक से एग्जिट। तो मान लो तुम यहाँ पर लूप बनाओगे, एम्पियर लूप बनाई, तो इसी पॉइंट से एक करंट जाता हुआ दिखेगा और एक करंट आता हुआ दिखेगा, है ना। तो जब आप लिखाओगे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा देखो, अब तुम लूप की कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, एक करंट तो नेगेटिव, एक करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ना, और दोनों 2 करंट है भाई, इस तरीके से जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड आई आई है, तुमने लूप बनाई ऐसे, इस लूप की चाहे तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो, एक करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना इस लूप के, यानी एक करंट तो शुड भी नेगेटिव, है ना। तो यानी टोटल ये आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से कितना आएगा, 0। ये समझ में आया 0 क्यों हुआ है भाई। Yes, ma'am. एम्पियर की करंट तुम इस लूप की कोई भी डायरेक्शन ले लो अपनी मर्जी से, एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोनों करंट है अपोजिट में। तो एक करंट नेगेटिव होना है, तो मतलब टोटल करंट जो आएगा वो 0 आने वाला है, राइट। तो इस तरीके से ये आई इनक्लोज 0। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स, कि अगर किसी भी चार्ज, सॉरी सोलेनॉइड भी तो है, सोलेनॉइड का क्या था भाई, सोलेनॉइड में पढ़ा था कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक, सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, सोलेनॉइड का काम क्या है देखो, जैसे तुमने कैपेसिटर पढ़ा था ना, कैपेसिटर क्या करता था, एनर्जी स्टोर करता था, किसके फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। सोलेनॉइड क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना भाई। चार्ज तुमने पढ़ा था, कैपेसिटर जो है मैम एनर्जी स्टोर करता है, बट वो किस फॉर्म में करता था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपनी एनर्जी रखता था ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एनर्जी को स्टोर करता था। ऐसे ही सोलेनॉइड एनर्जी वो तुम्हारा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करेगा, बट स्टोर करके रखेगा कहाँ पे, पॉकेट क्या है उसकी,
मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के यहाँ पर जैसे करेंसी तुम्हारे यहाँ पे समझो कि तुम्हारे पास तुम वॉलेट में क्या रखते हो, पैसा, है ना, मनी रखते हो, तो मनी सेव करके रख रहे हो, कहां पर रख रहे हो, पर्स में रख रहे हो। ऐसे ही तुम्हारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या सेव करेगा, एनर्जी को किस फॉर्म में सेव करेगा, चार्ज की फॉर्म में। देखो तुम्हारी सेविंग किस फॉर्म में है, मनी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, वो कैपेसिटर किस फॉर्म में सेविंग करेगा, चार्ज के फॉर्म में, एनर्जी की सेविंग। चार्ज के फॉर्म में एनर्जी की सेविंग करी, और उस चार्ज को रखेगा कहां पे, पॉकेट तो चाहिए होगी ना, देयर शुड बी सम वॉलेट और पॉकेट। वो पॉकेट कौन प्रोवाइड करता है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। अब ये इंडक्टर, ये है तुम्हारा सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड जो एनर्जी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, पैसा, चार्ज, यहाँ पर वो हो गया करंट। क्या हो गया भाई, करंट। अब उस करंट को स्टोर करके रखेगा कहाँ, पॉकेट तो चाहिए, वो पॉकेट इसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है कौन, सोलिनॉइड। समझ गए, सोलिनॉइड का क्या काम है, ये काम है सोलिनॉइड का। अब सोलिनॉइड एनर्जी सेव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब देखो होगा क्या सोलिनॉइड में, हमने पढ़ा था सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0। हाँ, सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड। हाँ, इनसाइड द सोलिनॉइड। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम होगी वो सोलिनॉइड के इनसाइड होगी, करेक्ट, वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, देखो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। सोलिनॉइड की जो एक्सिस है उसके जस्ट पैरेलल, देखो ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड की एक्सिस है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है, पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन भी याद रखनी है, ठीक है। इसका वो बताओ, इसके कौन कौन से हमने वो पढ़े थे केसेस एम्पियर लॉ में, ये एम्पियर लॉ का ये है सोलिनॉइड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है बेटा सेंटर पे, म्यू नॉट NI, हाँ, म्यू नॉट NI। और N क्या था, व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स। एग्जैक्टली बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स तो गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाले लेने हैं। अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिया ना कि एक सोलिनॉइड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, तो गलत है। पर लेंथ पर यूनिट मीटर कितना है वो लिखना है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ वाले। तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक सेकंड लोड होने दो, ठीक है। वहां तक तो लोड मिल गया था। अच्छा ये ब्लैंक ही है, फिर हमने यहाँ से निकाला था ये कैलकुलेशन करके। तो हमारा फाइनल आंसर जो तुम्हें याद रखना है वो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट NI। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर एंड पे पूछा था कि सोलिनॉइड के एंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सोलिनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। सबसे मैक्सिमम तो सेंटर पे, सेंटर इनसाइड है, मतलब मैक्सिमम तो इनसाइड है, और तुम्हारा पॉइंट पे आती आती आधी हो जाती है एंड पॉइंट्स पे, और बाहर जाते ही कितनी हो जाती है, 0, बाहर जाते ही 0 हो जाती है। तो इस तरीके से याद रखना है, गॉट इट। यस मैम। सही रिवाइज हो गया ना, अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला और याद रखना है फाइनाइट सोलिनॉइड का, ठीक है। वो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो तो ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास फाइनाइट सोलिनॉइड है, ठीक है, और आपके पास एंगल दिए हुए हैं, मतलब इस तरीके से मान लो ये तुम्हारे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का। फाइनाइट सोलिनॉइड का मतलब है कि इसकी लेंथ फाइनाइट है।
तुमसे पूछा है कि बेटा यहाँ पर सेंटर पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ध्यान से सुनो, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और मान लो तुम्हें ये वाले एंगल दिए हुए θ1 और इस पॉइंट से ये एंगल दिया हुआ है θ2। देखो ये θ1 और θ2, ध्यान से देख लो ये θ1 कौन से एंगल है, यही एंगल लेने हैं। तो बेटा फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला बनता है μ0 Ni/2 cos θ1 प्लस cos θ। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, cos θ1 प्लस sin cos θ2। डायरेक्ट ये यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखना ये एंगल्स यही होने चाहिए जो तुम्हारी इस एक्सिस से बनाएंगे एंड पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से देखो देखो ये इस एक्सिस से लेके सेंटर पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, इस एक्सिस से लेके इस सेंटर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल, तो ये θ1 θ2 है। ये फाइनाइट केस का फॉर्मूला बनेगा, ये याद रखना है फाइनाइट केस का। फाइनाइट केस में क्या होगा, ये होगा फाइनाइट केस में। ठीक है, ये करा दिए थे। टॉरॉइड में क्या फर्क होता है भाई, टॉरॉइड के पास क्या होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, टॉरॉइड के सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। हाँ वेरी गुड, कॉन्फिडेंस रखा करो, सही बताते हो, घबराते रहते हो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई, 0 होगी। क्यों 0 होगी बताओ, क्योंकि यहाँ पर करंट ही नहीं है। आप एम्पियर लूप बनाओगे, कहोगे मैम करंट तो आया ही नहीं, आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप बिल्कुल सही बोला तुमने, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है क्योंकि करंट भी नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि इस रीजन में कितनी होगी, जहां पर ये टॉरॉइड है, जहां पर ये रीजन दिख रहा हुआ है, यहाँ पर कितनी होगी भाई मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलोगे मैम नॉट Ni, है ना। लेकिन यहाँ पर n किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे पर यूनिट लेंथ कितनी बनेगी आपकी 2πr बस, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल में लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफ्रेंस, बताया है 100 बार। क्वेश्चंस हैं, फिर देखो इसके बाद क्वेश्चंस है जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस है। टॉरॉइड 2 बार लग गई है ये स्लाइड, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, देखो सारे टॉपिक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है इसमें। चलिए फिर अपना बेटा कौन सा टॉपिक शुरू होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना, कि किसी भी मूविंग चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी भी फील्ड के कारण। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB, है ना, F = QVB। अब ये बताओ यहाँ पर अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो कौन सा लॉ यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी हाँ राइट हैंड पाम रूल। ये क्या देता है राइट हैंड पाम रूल बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद रखना। मैंने तुम्हें सिर्फ दो ही रूल सिखाए हैं, एक थंब रूल और एक पाम रूल। थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F = QVB। अब याद रखना ये फोर्स तभी लगेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, वेलोसिटी और भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो लगेगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो ये फोर्स लगेगा ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें केस बनते हैं, इसमें क्या केस बनते हैं, इसमें 4 केस बनते हैं हमारे। कौन कौन से केसेस बनेंगे, 4 केस बताओ, 4 केस कौन से बनते हैं इसमें। एक तो हमारे पास वेलोसिटी कैसी है, पैरेलल है, एक में वेलोसिटी एंटी पैरेलल है फील्ड के, एक में वेलोसिटी को बेटा 90 डिग्री पे रिलीज करते हैं और एक में किसी एंगल थीटा पे, है ना। तो बेटा पैरेलल वाले में क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कौन सी वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, वेलोसिटी। और अभी हमने सीखा था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर नहीं है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अगर एंटी पैरेलल कर दोगे कि वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो भी क्या हो जाएगा, फोर्स 0। 0।
अब अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी परपेंडिकुलर लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड्स है ना, फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पर इनवर्ड्स लग रहा होगा, यानी सर्कुलर मोशन बनेगा, है ना। जब भी आपका वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसा मोशन करता है पार्टिकल, मोशन कैसा होता है बेटा, सर्कुलर मोशन, है ना, सीखा है ना, सर्कुलर मोशन करता है। जब भी परपेंडिकुलर होगा फोर्स भी परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पर रेडियस किसके बराबर आती है, जो भी सर्कुलर मोशन होगा पार्टिकल का, उस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी आती है, mv अपॉन qb, है ना। याद है ये सब चीजें, नहीं है तो फिर इसमें से याद करनी पड़ेंगी आपको। देखो यहाँ पे सब एक एक चीज लिखवाई हुई है, बहुत डिटेल में है। ये रहा कि भाई आपका पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड से तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, है ना, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाता है, तुम्हारे मैग्नेटिक फोर्स के। तो वहां से तुम्हारे पास उस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकल के आती है बेटा mv बाय qb। p वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, m मास है, q इज द चार्ज, राइट। तो सारा हमने रिवाइज कर लिया। दूसरा बेटा आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर मोशन में, 2 पाई आर। भाई पार्टिकल अगर पूरा सर्कुलर मोशन एक कंप्लीट किया है, एक रोटेशन कंप्लीट की है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर अपॉन उसकी वेलोसिटी, v वेलोसिटी है। तो r की वैल्यू जो निकाली है वो रख दो, तो टाइम कितना आया, 2 पाई m बाय qb, है ना। टाइम कितना आया, 2 पाई m अपॉन qb। तो टाइम देखो किससे इंडिपेंडेंट आया है, वेलोसिटी के, है ना। तो टाइम जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। ये 3-4 चीजें हैं बस जो याद रखनी है, यहीं पे हमारा सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट। फोर्थ केस क्या होता है बेटा, पार्टिकल को किसी एंगल पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब पार्टिकल को एंगल पे करते हो तो पार्ट कैसा आता है, हेलिकल पाथ आता है ना। हेलिकल क्यों आता है, v sin थीटा कैसे घुमाना चाहता है, सर्कुलर, और v cos थीटा कैसे लेके जाना चाहता है, लीनियर। अभी देखा, क्योंकि लीनियर लेके जाएगा ना, फोर्स 0 होता है लीनियर में, यहाँ पर ये लीनियर लेके जाता है तो पाथ कैसा बनता है, हेलिकल पाथ बनता है। तो हेलिकल पाथ में टाइम पीरियड भी आता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सेम रहेगा 2 पाई m बाई qb, वो तो चेंज नहीं होगा। रेडियस कितना हो जाता है भाई, mv, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, यानी जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो वेलोसिटी लेनी है। तो यहाँ पर कौन सी है वो वेलोसिटी, साइन कॉम्पोनेंट, तो साइन लेना है, राइट। फिर होती है पिच। पिच बताएगा कोई बच्चा क्या होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है पिच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाँ, कवर्ड इन 1 रोटेशन, है ना, कि पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन के करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलता है, उसी को बोलते हैं पिच। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ, देखो डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम होगा, टाइम एज इट इज। और स्पीड अगर हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है तो स्पीड भी कौन सी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल वाली तुम्हारी स्पीड कौन सी है बेटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो हमने v cos थीटा लिया है पिच के लिए, ठीक है। तो पिच के लिए हमेशा वो वाली वेलोसिटी लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद तो बार मैग्नेट है जो कल ही पढ़ा था, ठीक है। आई होप क्लियर है चीजें। यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, फिर मंडे से फिर स्टार्ट करते हैं अपना इसका डाउट सेशन। डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लेना, डीपीपी कंप्लीट, मैं डीपीपी में से डाउट लूंगी, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय मैम। बाय। होमवर्क तुम्हारा डीपीपी ही है और कुछ नहीं।